नमस्कार। द मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य पर, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर। और हम बात करेंगे कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है मेंटल हेल्थ पर, मानसिक स्वास्थ्य पर, वो बहुत ही हमें आगाह कर रही है, वार्न कर रही है कि किस तरह से जो मेंटल हेल्थ है वो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है दुनिया भर के लिए। और जिस तरह कहा गया कि 2019 की अगर हम बात करें तो करीब 100 करोड़ के करीब लोग दुनिया के, यानी कि 13% दुनिया की आबादी को मेंटल हेल्थ यानी मानसिक समस्याएं ही, और वो उनका इलाज नहीं हुआ। और ये कोविड के बाद, इस महामारी के बाद, ये मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसकी समस्या और बढ़ रही है। और इकोनॉमी की हम बात करें तो ये हर साल डिप्रेशन और एंजाइटी ही अपने आप में हर साल दुनिया की अर्थव्यवस्था को करीब $1 ट्रिलियन का नुकसान करती है। और 2030 तक की बात करें, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक आकलन है, कि इससे मेंटल इलनेस से दुनिया भर की इकोनॉमी को $6 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत बड़ी समस्या है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल, जो कि एम्स के साइकाट्री विभाग के प्रमुख रह चुके हैं, एचओडी रह चुके हैं। डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार पूर्णिमा जी, नमस्कार। तो डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल, जिस तरह आप इस समस्या के बारे में हमसे ज्यादा जानते होंगे और समझते होंगे कि किस तरह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये किस तरह से दुनिया पर अपना असर डाल रही है। और हम भारत के संदर्भ में खास तौर पर बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, तो किस तरह से हमें अब जागरूक हो जाना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। देखिए पूर्णिमा, ऐसा है कि ये जो अभी जो आंकड़े आए हैं जिसका आपने उल्लेख किया, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट जो अभी जी 10 दिन पहले रिलीज हुई है, जी इससे पहले 1996 जी में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। तो उसमें ये बताया गया था कि हर जो ग्रुप ऑफ इलनेसेस हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर है या कैंसर है या एक्सीडेंट्स है या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ये कितना बर्डन डालती है सोसाइटी पर। क्योंकि हर स्पेशलिटी के लोग कहते थे कि हमारे को बजट ज़्यादा दीजिए क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। जी तो 1996 में ये जो रिपोर्ट आई उसमें बड़ा क्लियरली बता दिया गया कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जी उस समय जितनी भी बीमारियां है ना, जो कि अभी मैंने कुछ गिनाई उसमें से, वो चौथे नंबर पर बर्डन डालती है। ठीक है, वो बर्डन नापा गया इसलिए कि जिसकी वजह से लोगों में काम डिसेबिलिटी होती है, काम करने की क्षमता नहीं रहती। जी और उसके बाद जो प्रोजेक्शन हुए उसमें ये बताया गया कि अगले 20 साल में ये वाला जो दिमागी बीमारियों की जो पोजीशन 96 में फोर्थ पोजीशन थी, ये बढ़ के सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। जी और ऐसा मानते हैं कि शायद 1930 के बाद ये फर्स्ट पोजीशन पर ही आ जाए। मतलब कि दुनिया भर में जो डिसेबिलिटी है मेंटल हेल्थ इलनेसेस की वजह से, वो किसी भी और बीमारी के मुकाबले में ज्यादा होगी। ये 96 की बात है। जी और ये भी कहा गया उसमें, और उसके बाद फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट लिखी 2001 में। और इसके जो चीफ एडिटर थे वो थे प्रोफेसर श्रीनिवास मूर्ति फ्रॉम निमहांस बैंगलोर। ठीक है जी तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जो इतना बड़ा मेजर डिसेबिलिटी होने वाली है मेंटल हेल्थ इलनेसेस से, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव डेवलपिंग कंट्रीज पे पड़ेगा, लो इनकम कंट्रीज पे पड़ेगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो कैसे अपने इतने जो बढ़ती हुई बीमारियां हैं, बढ़ता हुआ जो बर्डन है, उसको वो कैसे मैनेज करेंगे। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ना ह्यूमन रिसोर्सेज है, ना उनके पास कैपिटल रिसोर्सेज है, ना उनके पास दवाइयों के लिए साधन है। तो ये सबसे ज्यादा परिणाम भुगतने पड़ेंगे लो इनकम कंट्रीज को।
जी, बिल्कुल, लो इनकम कंट्रीज़ की आप बात करें, उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे और इस पर बहुत ज़्यादा निवेश भी, इस पर बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करते, इस हेल्थ के इस एस्पेक्ट को लेकर देश जो है बहुत सारे, इस पर भी इस रिपोर्ट में बात की गई। तो मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगी कि कब हमको सावधान हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम अगर समाधान की तरफ देखें तो हम मानते ही नहीं है कि मानसिक अस्वस्थता को लेकर हम जागरूक नहीं होते। हम हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या आसपास के वातावरण को लेकर। कब आपको एक बाउंड्री खींच देनी चाहिए कि नहीं, इससे ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। देखिए, ऐसा है कि एक और मैं आपको फ्रेज बताना चाहता हूँ जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ गैप। जी। ठीक है, ये पहले वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं हम्म। कि जो इंडिया में जो मेंटल हेल्थ गैप, मतलब कि द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, जी। कितने लोगों को जरूरत है जी। और कितने लोगों को मेंटल हेल्थ स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जी। ये 83% था, 83%, जो अब शायद 75% है इस समय। हम्म। तो मतलब 75% लोग जिनको कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मिलनी चाहिए, उनके लिए उपलब्ध होनी चाहिए, उनको वो सेवाएं नहीं मिल रही हैं। ठीक है, या तो बिल्कुल ही वो उनको कोई सेवाएं नहीं मिल रही हैं, या जो सेवाएं मिल रही हैं वो बहुत ही कम समय के लिए और कम मात्रा में। जी। तो ये 75%, ये बहुत बड़ा गैप है ये। जी। और अभी अभी कुछ साल पहले निम्हांस बैंगलोर ने एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे करा है जो कि पब्लिश हुआ 2015-16 में। उसमें भी उन्होंने बताया कि ये हमारे जो हर 100 में से 8% लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं, और उसमें से बहुत लोगों को इलाज की सुविधाएं नहीं है, क्योंकि या तो उनके घर के आसपास कोई सुविधाएं नहीं है, या वो इतनी दूर है कि वो अगर एक बार शुरू भी कराते हैं इलाज तो उनके पास फिर बार बार जाने के, क्योंकि जो मानसिक बीमारियां हैं ये एक तरह की क्रॉनिक है, लंबे समय तक चलती हैं, जी, और बार बार लोगों को पता भी नहीं होता इसको लेके। तो मैं आपसे अब सॉल्यूशन पे, इस जो चर्चा है इसके अगले हिस्से में आपसे सॉल्यूशन पे जानना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग ये समझें कि हमको कब अब हेल्प की जरूरत है, हमें कब काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। अब जैसे हम डॉक्टर के पास एक कोल्ड के लिए भी जाते हैं, या मान लीजिए कुछ हल्का बुखार हो तब भी जाते हैं, या कोई और समस्या हो तब भी जाते हैं। तो इसी तरह हमें क्यों हमें अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काउंसलिंग की जरूरत है, और कब एक हमें वो फ्लैग जो है जिनको लेके हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब ऐसी स्थिति है जब हमको अपनी मेंटल हेल्थ को बचा के रखना है, अपने मानसिक जो बैलेंस है उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर बाहरी वातावरण की वजह से वो कुछ हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो इस तरह की एक तो आपको आप ट्रेन करना है कि जो आम लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ की समस्या नहीं है वो इस स्थिति में ना आए। प्रिवेंटिव मेजर्स कि रोजाना की आपकी लाइफस्टाइल और या आपका दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि आप इस तरफ ना ही आए। एक तो कुछ लोगों में इसकी वजह क्या इस तरह का केमिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है, और जो नॉर्मल है, जो बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जिन पर इसका असर पड़ रहा है, वो कैसे खुद को अलर्ट रखें, और कभी अगर बाहर से ऐसी स्थिति भी आती है, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी होते हैं, तो उनसे कैसे डील करें, कब काउंसलिंग लें, कैसा लाइफस्टाइल रखें, ये आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बताएं। ये आपने ना कई कई सवाल पूछ लिए एक ही सवाल में। मैं अब आपको धीरे धीरे एक एक करके बताता हूँ। आपने सबसे पहले पूछा कि लोग कैसे समझें कि उनको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है। ऐसा है कि जो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है कई चीजों पर निर्भर करता है, जी। और कई चीजों से इसको देखा जाता है, जिसमें हमारा व्यवहार है, हमारा सोचने का तरीका, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, या मूड कैसा है, और हम आसपास के वातावरण से कितना संपर्क में है। जी। अगर इनमें से किसी भी एक में, या एक से ज्यादा, ये जितने भी मैंने डोमेन्स आपको गिनाए हैं, इसमें इस तरह के बदलाव आते हैं कि जिससे मनुष्य अपने रोज के दैनिक कार्यक्रम या दैनिक दिनचर्याओं को
अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पाता है जी तो उसको ये हाँ एक शक हो जाना चाहिए कि उसका इस समय मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसको कोई सलाह लेनी चाहिए। जी अब वो सलाह कैसी ली जाए, उसका क्या इलाज होगा, ये तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जहाँ पे भी वो रह रहा है उसमें किस तरह की सेवाएं उपलब्ध है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या कोई प्राइवेट जनरल प्रैक्टिशनर है या कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज है। ये इस तरह की सुविधाएं वहाँ पे बहुत जगह उपलब्ध है अब आजकल। जी तो उसमें अब उसका आपने काउंसलिंग का वो लिया, जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जो इलाज होते हैं जी वो उसमें 3 बातों का मुख्य योग है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। जी बायोलॉजिकल का तो मतलब है कि दवाइयों के द्वारा, ठीक है, और कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि गंभीर किस्म की, जिसमें दवाई के बिना आप उनको इलाज नहीं कर सकते। जी दूसरा है साइकोलॉजिकल, जिसमें आपने कहा कि ये काउंसलिंग है ना, जिसके लिए आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो काउंसलिंग को उस एरिया के रहने वाले जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, वो साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, नर्सेज, टीचर्स, ये सब थोड़ी बहुत काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा है सोशल, की मतलब उसका सोशल सपोर्ट कैसा है, चाहे वो फैमिली से मिले, चाहे वो अपने वातावरण से मिले या काम करने जहाँ पे वो काम करता है वहां से मिले। तो इन तीनों चीजों का समावेश होना चाहिए जब भी हम किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सहायता पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। दैट इज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। जी अब आपने एक बात और पूछी कि ये कि कोविड में क्या हुआ। देखिए, ये जब शुरू हुआ था 2020 में, जी ठीक है। अब मैं आपको यहाँ रोकूंगी क्योंकि मैं अब समय की कमी के कारण मैं आपसे सिर्फ सॉल्यूशंस लेना चाहूंगी कि जो लोग मानसिक समस्या से जूझ या जिनको हो सकती है या जो अभी अपने लाइफस्टाइल या और दूसरे प्रेशर्स जो झेल रहे हैं, वो अपना लाइफस्टाइल क्या रखें। आप कुछ ऐसे टिप्स दें कि वो अपने लाइफस्टाइल को इस तरह का रखें या खान पान कैसा रखें, क्या अच्छी हेल्दी डाइट आपको मानसिक बीमारियों से बचाती है, क्या सुबह वॉक ये करना मैं या बता देता हूँ आपको। जी देखिए, ऐसा है कि अब ये जो बात, ये तो अब बहुत बात क्लियर हो गई है कि हमारी बहुत सारी मानसिक स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं जी वो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है, जी ठीक है। अब हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो 5-6 मुख्य चीजें हैं, पहले वो मैं गिना देता हूँ, फिर उसके बारे में अगर डिटेल में बात करने की आपकी वो हो तो डिटेल में बात करेंगे। जी सबसे पहले है नींद, दूसरी है हमारा खान पीन, जी तीसरा है कि हम कितना व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज, जी चौथा है कि हमारा स्क्रीन टाइम कैसा है, कि हम कितना जी समय अपना बर्बाद करते हैं ये अननेसेसरी की नेट सर्फिंग में। जी पांचवा है कि हम कितना ड्रग्स यूज करते हैं, जी अल्कोहल, टबैको या कैनबिस वगैरह। जी और लास्ट का है कि हम अपने काम के प्रति कितने जागरूक हैं, जी ठीक है, कि हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं हमारी, चाहे वो फैमिली की हो, सोशल हो, प्रोफेशनल हो, हम उनको कितना जिम्मेदारियों से निभाते हैं। जी ये हमारी लाइफ स्टाइल है। हम्म और इसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है सोशल कनेक्टेडनेस, जी कि हम अपने लोगों से, आसपास के लोगों से कितना जुड़े हुए रहते हैं। जी तो ये सब हमारी लाइफ स्टाइल है। अब आजकल क्या हो रहा है, अगर आप मैं एक एक करके थोड़े संक्षेप में बताऊं, जी कि जो लोगों ने नींद के बारे में, जो कोविड जब से हुआ तब लोगों ने नींद का अपना पूरा साइकिल ही चेंज कर दिया। जी मतलब लोग अब 2 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं सुबह 4 AM, और वो फिर उठ रहे हैं दोपहर को 4 बजे। जी तो ये ना बायोलॉजी की दृष्टि से, मेडिकल दृष्टि से बहुत ही अनहेल्दी है। ये स्वास्थ्य पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जी ठीक है। जो सोने का सही टाइम बताया गया है, और ये सिर्फ ये नहीं कि हमारे पुराने लोगों ने कहा है, ये जो मेडिकल बायोलॉजिकल साइंस ने भी कहा है कि हमारा जो सोने के जो भी 6, 7, 8 घंटे हैं वो रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक होनी चाहिए।
इसी जी बीच में हमको सोना चाहिए। जी। दूसरा मैंने आपको बताया हमारा खान पीन। आजकल अब 24 घंटे आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जी ठीक है। तो लोगों ने ऐसे ही कर रहे हैं लोग, रात में जब मर्जी आया उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया। खाने के अपने वो है तरीके, जैसे हमारा बना हुआ है कि भी हमको 3 मील्स लेने हैं, हर मील के बीच में 5-6 घंटे का गैप होना चाहिए। वो अब सब चीज बहुत खराब हो गई है, स्पेशली युवा वर्ग में बहुत खराब हो गई। जी जंक फूड की मात्रा बहुत बढ़ गई है और जंक फूड में बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते जी। हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस का तो जितनी महत्ता है वो तो मैं आपको भी नहीं बता सकता, लेकिन बिना एक्सरसाइज के लोगों में मोटापा बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। जी और ये यंग एज में तो बहुत ही ज्यादा दुखदाई होने वाली है, क्योंकि डायबिटीज, हार्मोन प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, ये जो पहले हम 40-50 साल के लोगों में देखते थे, अब वो 20-25-30 साल के लोगों में दिखाई दे रही है। जी तो एक्सरसाइज का सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पे नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पे भी साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव कर दिया है कि एक्सरसाइज कितनी जरूरी है हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। जी इसलिए फिर अब नेक्स्ट आता है वो स्क्रीन टाइम, जी कि जितना हम अपने आप को अननेसेसरी, अब तो कुछ आजकल तो खैर अब लैपटॉप या कंप्यूटर के बिना आपका कोई काम हो ही नहीं सकता, जी। लेकिन अननेसेसरी का जो नेट सर्फिंग है या हाँ सोशल नेटवर्किंग पे जाना, वो भी हमारे दिमाग को बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जी। उसके बाद है हमारी जिम्मेदारियां, तो वो तो हमको पूरी करनी है, ठीक है। और फिर एक मैंने आपको बताया कि लोगों का सिगरेट या शराब या कैनबिस का यूज, ये भी हमारे युवा वर्ग में बढ़ता जा रहा है। तो ये भी हमारी लाइफ स्टाइल का बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, जिसपे हमको या किसी भी परिवार को या किसी भी व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। जी और लास्ट लेकिन लीस्ट नहीं, कि सोशल कनेक्टेडनेस कैसी है, कि आदमी अपने कितने लोगों से अपने साथ कांटेक्ट बनाए रखता है, कितने उनके लिए मदद करने को तैयार रहता है, उनके सुख दुख में शरीक होता है या उनके सुख दुख के बारे में जानता है, या अपने सुख दुख के बारे में किसी को शेयर कर सकता है, इतना उसको वो है कि नहीं। जी। समाज से वो कितना जुड़ा है, अपने आसपास हाँ, जिन तो लोगों से ये सब लाइफ वो खुद स्टाइल को जुड़ा से हुआ। संबंधित चीजें हैं जी जो कि जिसपे हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। और इसी कोविड ने तो बहुत ही इसके बारे में हमारे को जागरूक कर दिया है कि लाइफ स्टाइल मेंटेन करना कितना जरूरी है। जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह कई बातों पर आपने हमारा ध्यान आज बताया कि जिस तरह हमें जो है योगा या फिटनेस या टहलना या वॉक करना, जो भी आपको फिटनेस और जिस तरह से लोगों के लिए जो कंफर्टेबल है वो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम को कम करना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है हमारी शरीर की, नींद का वक्त तय करना, जो कि कहा गया आपने कि 9 से 6 के बीच में ही होनी चाहिए आपकी नींद। और फिर खाने का भी एक वक्त होना चाहिए, और खाने में हम क्या ले रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करता है। और सोशल कनेक्टिविटी की, काम के प्रति हमारी जो डेडिकेशन है उस पर आपने बात की, या हमारी जो अपनी जिम्मेदारियां उसके प्रति आपने बात की। तो ये सब चीज़ें कुल मिलाकर तय करती हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और हम इस तरह का अपना लाइफस्टाइल ना रखें जो कि हमें किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की तरफ लेकर जाए। तो आपने किस तरह से खुद को बचाए रखें, इस पर लंबी चर्चा हो सकती है। और जिस तरह मुझे लगा आपसे बात करके कि हर एस्पेक्ट पे, चाहे फिटनेस का, मेंटल, हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है, खाने का, या हमारे जो नींद के पैटर्न होते हैं, स्लीप पैटर्न्स हैं, या स्क्रीन टाइम है, या सोशल कनेक्टिविटी है, या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब पर मुझे लगता है कि एक सीरीज करके अलग से चर्चा की जा सकती है, तो भी शायद वो सफिशिएंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए। आप दिल्ली के एम्स के साइकेट्री विभाग के प्रमुख रह चुके हैं, और हमेशा आपसे जब भी बातचीत होती है कुछ नया सीखने को, जानने को मिलता है। तो अपना समय निकालने के लिए और
हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।